सभी को नमस्कार। वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का समान परिचय पार्ट 1 के रूप में, उसके बाद पार्ट 2 के रूप में आप सिंधु घाटी सभ्यता का विभिन्न स्थलों से प्राप्त साक्ष्य पढ़े थे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक दशा के बारे में जानेंगे। सामाजिक दशा के बारे में जानेंगे। उसके पहले पूर्व कुछ हम लोग चर्चा कर लें वैसे विद्यार्थियों के लिए जो जिनका बीपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऑप्शनल पेपर के रूप में इतिहास रहा हो और वो मुख्य परीक्षा में इतिहास विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में रखे होंगे, तो उनके बीच में ये या बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके बीच में ये भ्रांतियाँ मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें या मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी साथ साथ करें। मुख्य परीक्षा के अंदाज में प्रारंभिक परीक्षा को पढ़ें तो बहुत से ऐसे विषय वस्तु हैं, तथ्य हैं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी के क्रम में आ जाता है। साथ ही बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनका ऑप्शनल पेपर इतिहास है, तो इतिहास के लिए कौन सा पुस्तक पढ़ें ये भी उनके मन में प्रश्न आता है। तो मेरा सुझाव है, और जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, ज़्यादा पुस्तक पढ़ने से बेहतर है कि एक पुस्तक को कई बार पढ़ा जाए। यह बात मैं कई बार आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप जो पुस्तक पढ़ेंगे पीटी परीक्षा के लिए हो या मेंस परीक्षा के लिए हो, एनसीईआरटी की पुस्तक 11वीं का जो राम शरण शर्मा पुरानी किताबें हैं, पूर्व में लिखा गया। अभी तो एनसीईआरटी के जो पुस्तक है वो दूसरे राइटर का है, लेकिन एनसीईआरटी का पुस्तक जो राम शरण शर्मा के द्वारा लिखा गया है उनके द्वारा वो पढ़ेंगे। उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास झा एवं श्रीमाली जो राइटर है उसको पढ़ेंगे। इससे आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी हो जाएगा, वैसे विद्यार्थियों के लिए जिनका ऑप्शनल पेपर इतिहास है। आज हम लोग सामाजिक दशक के बारे में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसी में मुख्य परीक्षा है और इसी में प्रारंभिक परीक्षा का भी तथ्य है समाहित। मैं वैसे विद्यार्थियों को एक बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं या बहुत से ऐसे शिक्षक हैं पढ़ाने वाले इतिहास में, या बहुत से ऐसे विद्यार्थी का मानना है कि इतिहास में ऑप्शनल पेपर के रूप में इतिहास में ज़्यादा नंबर नहीं आता है। तो ये भ्रांतियां दूर कर लें। सबसे पहले इतिहास में बहुत नंबर आते हैं। मुझे बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जिसमें मैं चयनित हुआ हूँ उसमें इतिहास में मुझे 400 अंक का, यानी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में 279 नंबर आया था, 279। तो इतिहास में 279 नंबर लाना काफ़ी चैलेंजिंग है, और लेकिन सब बहुत आसान भी है। अगर इतिहास को आप अच्छे तरीके से लिखेंगे और समझेंगे और लिखेंगे तो बहुत आसान है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ऑप्शनल पेपर एलएसडब्ल्यू भी वो लोग रखते हैं, और वो बहुत से उसके बीच में एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में भी भ्रांतियां हैं। तो वहाँ भी मैं भ्रांतियां दूर कर देना चाहता हूँ कि एलएसडब्ल्यू भी अंकदायी पुस्तक है, और एलएसडब्ल्यू भी मेरा बीपीएससी में ऑप्शनल पेपर रहा है, इसलिए उसमें भी बहुत नंबर उठते हैं, बहुत अच्छे नंबर उठते हैं। उसमें भी मेरा नंबर कुल मिला के 265 नंबर था बीपीएससी में, एलएसडब्ल्यू में, जो अच्छे नंबर माने जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतिहास को इतिहास की तरह घटना मात्र ना पढ़ा जाए, उसको विश्लेषण करके पढ़ा जाए, उसको समझ के पढ़ा जाए तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे अंक आते हैं। बहुत से ऐसे मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ दूसरे शिक्षक का जो पढ़ाते हैं इतिहास को, तो वो ऐसे गधागिरी टाइप का पढ़ाते हैं। उस अंदाज से पढ़ाने से हमको नहीं लगता है कि विद्यार्थी को
मुख्य परीक्षा में अधिक नंबर आएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अवधारणात्मक क्वेश्चन उससे बनेगा। इतिहास की चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन इतिहास पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है बीपीएससी पहले भी पूछा है मुख्य परीक्षा में कि सिंधु घाटी सभ्यता का बताएं, तो बहुत लोग उसको कहानी के साथ बता देते हैं, यहाँ से उत्खनन हुआ, ये मिला, ये ऐसा था वैसा था, लिख के समाप्त कर देते हैं। मैं वैसे विद्यार्थियों को, वैसे शिक्षक को कि सबसे पहले ये प्रश्न को उत्तर बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता को बताएं, उसको आंसर फॉर्मेट में मुख्य परीक्षा में कि कैसे लिखा जाएगा। आखिर बीपीएससी ने पूछा है यह प्रश्न, तो सिंधु घाटी सभ्यता को बताए बहुत आसान प्रश्न लगता है, लेकिन उत्तर लिखने का कम शब्द में अच्छे उत्तर आप कैसे लिखेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसे भी बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक दशा पढ़े, जो प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो कैसे पढ़े कि प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चन बन जाए और मुख्य परीक्षा में भी हम अच्छे उत्तर लिख पाएँ आसानी से और समझ पाएँ। तो इसको हम लोग दो पार्टों में सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक दशा को पढ़ेंगे। सबसे पहले सामाजिक दशा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था उस समाज की प्रकृति या रूप या चरित्र या विशेषताएं कैसा था, उसका रूप। तो सबसे पहले अगर प्रकृति या विशेषताएं में हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्यात्मक था। कहने का मतलब कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाएं की प्रधानता थी, महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण था, समाज में महिला को प्रतिष्ठा दिया जाता था, समाज को महिलाएं ही परिवार की मुखिया हुआ करती थी। इसलिए यह समाज मातृ सत्तात्मक था। उदाहरण स्वरूप मेंस के लिखने के क्रम में कि उसको कैसे पुष्टि करेंगे, क्योंकि यह प्राप्त साक्ष्य के आधार पे, प्राकृतिक साक्ष्य के आधार पे इतिहास लेखन हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री का, महिलाएं के जो मूर्तियां मिली है वो दो प्रकार का, एक मृण मूर्तियां, एक कांस की मूर्तियां, धातु का। मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी का छोटे छोटे मूर्तियां को मृण मूर्तियां कहा जाता है, और कांस की धातु की मूर्तियां मिली है उसमें नर्तकी का मूर्तियां, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। नर्तकी का मतलब सिर्फ नृत्य के रूप में नहीं देखना, इसका मतलब है कि महिलाएं को स्वतंत्रता प्राप्त था, वो नृत्य कर सकती थी, वो और भी समाज में धार्मिक दशा में या सामाजिक में या आर्थिक में वो भाग लेती थी। उसकी नृत्य का जो मूर्ति प्राप्त हुआ है उससे यह स्पष्ट होता है कि उसको महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त थी, इसलिए यह समाज मातृ सत्तात्मक था। दूसरा, सिंधु घाटी समाज समतामूलक समाज था। कैसे समतामूलक समाज था, क्योंकि समाज में वर्ण व्यवस्था की अवधारणा नहीं थी, बल्कि वर्ग व्यवस्था की अवधारणा थी। जो जैसा कार्य करेगा, जो जैसा कर्म करेगा, उसी के अनुसार उसको वर्ग की श्रेणी में रखा गया था। दूसरा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समतामूलक का अभिप्राय दूसरे अर्थों में यह है समझने की कि यहाँ पे कोई छुआछूत की अवधारणा नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो प्राकृतिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इससे विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज समतामूलक था, सभी लोग समान रूप से थे। परिष्कृत समाज था। परिष्कृत मतलब होता है काफ़ी सब समाज, काफ़ी विकसित समाज, उसको परिष्कृत समाज कहा जाता है। इसको उदाहरण के रूप में कैसे पुष्टि करेंगे कि दूसरा उदाहरण के रूप में कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, समाज में शिक्षा का प्रचलन था। शिक्षा के प्रचलन को स्पष्ट आप कैसे करेंगे, क्योंकि समाज में या सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का साक्ष्य मिला है, तो इसका मतलब शिक्षा का प्रचलन था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, तो उसे परिष्कृत समाज कहते हैं। भौतिकवादी एवं लौकिक जीवन पर आधारित समाज। आप जितने भी साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, जैसे लिपस्टिक हुआ, उनके आवास की संरचना, कहाँ कुआं होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ नाली होगी, बहुत से ऐसे तथ्य हैं साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उसके समाज भौतिकवादी एवं लौकिक जीवन पर आधारित था। भौतिकवादी को दूसरे अर्थ में समझिए, वर्तमान में जोड़ के आप समझिए कि पारलौकिक का मतलब होता है ऊपर का सुख, और भौतिक का मतलब होता है कि वर्तमान में जो है, जैसे आपके घर में अगर फ्रिज है
एसी है, कूलर है, टीवी है, आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, आपके पास गाड़ी है, वाहन है, ये सब आपका भौतिक सुख या लौकिक सुख को बताता है। परलौकिक सुख ईश्वर को आदर्शवादी, सीधा एकदम सादा जीवन, कोई भी उस जीवन में कोई भी बाह्य तत्वों का कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ जीवन यानी प्राकृतिक तत्वों पे आधारित जीवन जीना। जैसे आप सिंपल समझिए कि चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, तो अभी भी नगर में लोग क्या करते हैं, किस दिन भर काम किए, घर में रहे, सोए और सुबह मॉर्निंग वॉक निकल जाते हैं। मॉर्निंग वॉक निकलना या कहीं पे ग्राउंड में जाके बैठ के योगा करना, इसका शाब्दिक सीधा अर्थ है कि वो परलौकिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, क्योंकि उनको लौकिक सुख प्राप्त है। और गांव के लोग को शांति है, वो परलौकिक सुख प्राप्त कर रहे हैं, उनको चाहिए लौकिक सुख, उनको चाहिए फ्रिज चाहिए, उनको टीवी चाहिए, मोबाइल मिल जाए, गाड़ी हो जाए, 4 व्हीलर हो जाए। तो ये सब जो सुविधा है आपको, इसी को लौकिक सुख बोलते हैं, लौकिक जीवन बोलते हैं। शांति प्रिय समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं युद्ध का साक्ष्य नहीं मिला है, कहीं संघर्ष का साक्ष्य नहीं मिला है, कहीं एक दूसरे के बीच में झगड़ा लड़ाई का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इससे विद्वानों ने स्पष्ट अनुमान लगाया है कि यह समाज शांति प्रिय समाज था। और सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों की जीवन शैली नगरीय था। स्वाभाविक है, नगरीय सभ्यता है तो जीवन शैली भी इसका नगरीय होगा। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के तत्व में। तो मेंस के परीक्षा में और पीटी के परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं। अवधारणात्मक प्रश्न बहुत आसान है, टॉपिक के अंतर्गत जो तथ्य है, जो अवधारणा है, बहुत आसान है। सिर्फ आप समझ जाएंगे तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। तो नगरीय में क्या क्या होता है, हाथ से जोड़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नगर में कोई भेदभाव नहीं होता है। नगर के महिलाएं को, जो आज भी शहर के जो महिलाएं हैं, उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। वो कहीं भी पढ़ने के लिए अपने बच्चियां को भेजते हैं, नृत्य सीखने के लिए, कला सीखने के लिए छूट है, बाज़ार जाने के लिए छूट प्राप्त है। लेकिन गांव में ऐसी अवधारणा पूर्ण रूप से अभी नहीं आ पाया है। गांव में अभी भी संकुचित अवधारणा है, महिलाएं को उतनी छूट नहीं दी जाती है। तो आप सीधा समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। तो नगर में अभी क्या क्या है, वही सिंधु घाटी सभ्यता में था। और अभी के वर्तमान के जो व्यवस्था है नगरीय जीवन का, या वर्तमान भारत का या वर्तमान विश्व का, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो आप सिंपल, इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के तत्व में आइए तो इसको पीटी दृष्टिकोण से छांटने के लिए आप समझ जाइए, और मेंस में भी आप आसानी से लिख पाएंगे कि तत्व में प्रचलन में था और प्रचलन में नहीं था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था और क्या नहीं था, दोनों को हमने अलग कर दिया है। आपको प्रारंभिक परीक्षा में बताने आसानी से आप समझ पाएँ और आसानी से आप प्रश्न का उत्तर दे पाएँ प्रारंभिक परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा में आसानी से आप लिख भी पाएँ पैराग्राफ वाइज। तो वर्ण व्यवस्था यानी वर्ग व्यवस्था था। वर्ग व्यवस्था किसको कहते हैं? जैसे 4 वर्ग था, शासक वर्ग था, वणिक वर्ग था, आपको मध्यम वर्ग मतलब जो बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आज भी मध्यम वर्ग की अवधारणा है। और श्रमिक वर्ग जो कहीं काम करते थे, कृषि कार्य में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे उद्योग धंधा में, आज भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो था वो वर्ग व्यवस्था आधारित था। पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा का मतलब ये नहीं हुआ कि महिलाएं को बुर्का पहन लेना या कपड़े चेहरा से ढक लेना, उसका आप अर्थ नहीं लगाए कि उसी को पर्दा प्रथा कहा जाता है। पर्दा प्रथा का मतलब होता है कि महिलाएं, घर की महिलाएं 4 दीवारी से बाहर जाए। तो स्वाभाविक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा था, क्योंकि शहरीय जीवन में महिलाएं काम के लिए बाहर नहीं जाती है। आमतौर पर ऐसा देखा गया। गांव की महिलाएं काम के लिए उसको घर के 4 दीवारी से बाहर जाना पड़ता है, उसको अपने खेत में या किसी के दूसरे खेत में या कहीं मजदूरी करने के लिए। और शहर की महिलाएं 80% आप 100 में 80% आप देखिए जो सरकारी जॉब नहीं करता है, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, वही महिलाएं ये
जो जिसके परिवार संपन्न हैं उस घर की महिलाएं आज भी, शहर की महिलाएं घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जाती। इसका मतलब है कि घर के बाहर नहीं जाती है काम करने के लिए, इसका मतलब है कि पर्दा प्रथा था, उसी को पर्दा प्रथा बोलते हैं कि घर की चारदीवारी से बाहर नहीं जाना। तो पर्दा प्रथा था। शिक्षा का प्रचलन था, समाज में शिक्षा का प्रचलन था, लोग पढ़ते थे, लिखते थे। कैसे आप समझेंगे कि शिक्षा का प्रचलन था? तो आप समझिए कि लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक था, लिखने का शैली। अभी वर्तमान में जो लिपि है दो प्रकार के हैं, देवनागरिक और रोमन लिपि। लेकिन उस समय जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक, चित्र की तरह होता था। वो प्रारंभ होता था दाईं से, यानी दाईं से बाईं की ओर, अंत होता था बाईं, इधर से दाईं से बाईं की ओर। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि जो लिखा, जो भाव चित्रात्मक लिपि था वो कैसे लिखा जाता था? तो दाईं से बाईं। महिलाएं की स्थिति अच्छी थी। किसी समाज का अगर पता लगाना है कि वह समाज कैसा है तो 3 चीज़ों से आप थर्मामीटर नाप लीजिए और 3 चीज़ों को आप माप दीजिए कि महिलाएं की स्थिति कैसा है, क्या वहाँ शिक्षा का प्रचलन था, और निम्न वर्ग के लोग की स्थिति कैसी थी, और क्या छुआछूत था या नहीं। अगर ये चीज़ आप थर्मामीटर के अनुसार माप लीजिएगा, सामाजिक थर्मामीटर के अनुसार, अगर अच्छी थी, महिलाएं की स्थिति अच्छी थी, छुआछूत नहीं था, शिक्षा का प्रचलन था, निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति अच्छी थी, तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता या किसी भी वर्तमान में भी समाज की स्थिति अच्छी है, समाज बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, समाज बहुत अच्छा था। श्रृंगार प्रसाधन का बोध था। बहुत बड़ी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं के बीच श्रृंगार प्रसाधन का बोध था, यानी महिलाएं श्रृंगार करती थी। उस श्रृंगार में जैसे लिपस्टिक का साक्ष मिला है चनहुदरों से, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे श्रृंगार प्रसाधन का बोध था। मनोरंजन, किसी भी समाज में आज भी लोग मनोरंजन के साधन है। लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, कोई चेस खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई कबड्डी खेलते हैं। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समाज में जो लोग सामाजिक जीवन जो जी रहे थे वो 2 प्रकार का खेल खेलते थे, चौपर और पासा। चौपर और पासा मनोरंजन के रूप में प्रचलन में था। सर्वहारी, इसमें क्या समझना है? आज भी मनुष्य सर्वहारी है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी है, दोनों प्रकार का भोजन करता है। तो उस समय भी मनुष्य दोनों प्रकार का भोजन करता था, तो इसलिए सर्वहारी था। ठीक है। वस्त्र प्रसाधन, आज भी है वस्त्र प्रसाधन, लोग वस्त्र पहनते हैं, ऊनी, सूती और ऊनी। गर्मी के दिन में सूती और ठंडा के दिन में ऊनी। आज भी लोग गर्मी के दिन में सूती पहनते हैं और ठंडा के दिन में ऊनी पहनते हैं। तो यहाँ रटने की क्या आवश्यकता है, इसे आप कॉमन सेंस से बना दीजिएगा। कौशल ज्ञान का बोध था। महिलाओं को, ये समाज में लोगों को कौशल ज्ञान का बोध था। ऋतु की जानकारी थी, धातु का ज्ञान था कि कौन सा धातु है, गणित का ज्ञान था, रेखा गणित का ज्ञान था लोगों के बीच में। इसका मतलब आज भी कौशल ज्ञान का बोध है लोगों को। मानव जीवन में आज भी लोग पता लगाते हैं। बारिश होने लगा तो लोग कहते हैं वर्षा ऋतु आ गया। ठंडा आ जाता है, ठंड लगने लगता है तो कहते हैं कि जो है ठंडा का समय आ गया या शरद ऋतु आ गया। तो आज भी लोगों को ज्ञान का बोध है। अब प्रचलन में क्या नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में क्या नहीं था? तो एक शब्द में अगर मेंस की दृष्टिकोण से कहिए तो किसी प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ नहीं थी। तो सामाजिक कुरीतियाँ क्या क्या होता है? वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक कुरीतियाँ है, वर्ण व्यवस्था नहीं था। जाति प्रथा नहीं था समाज में। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में जाति प्रथा नहीं था, जो आज बहुत सी जातियाँ हैं। वर्ण व्यवस्था उसको कहते हैं कि जैसे सबसे ऊपर वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, उसके बाद नीचे में क्षत्रिय है, उससे नीचे वैश्य है और उसके बाद शूद्र है, उसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। और वर्ग व्यवस्था ये इसको कहा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था में नहीं था। जाति प्रथा, जब स्वाभाविक है वर्ण व्यवस्था नहीं होगा तो जाति प्रथा नहीं होगा, और जाति प्रथा नहीं होगा तो छुआछूत नहीं होगा। वो अस्पृश्यता नहीं था, मतलब छुआछूत नहीं था। दास प्रथा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे राजतंत्र का कोई सा अवधारणा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि दास बनाने की प्रवृत्ति नहीं थी कि जबरन उसको पकड़ के काम कराना और एक बेड़िया में बांध के उसको रखे रहना और उसको पारिश्रमिक नहीं देना,
सिर्फ खाने के लिए देना और उससे काम अधिक से अधिक काम करना, एक प्रकार का दास बना लेना। तो दास प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था। जब महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो बाल विवाह नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। दहेज प्रथा नहीं था, जब बाल विवाह नहीं है तो दहेज प्रथा भी नहीं होगा। युद्ध प्रिय समाज नहीं था, यहाँ पे शांति प्रिय समाज, इसका मतलब है कि युद्ध प्रिय समाज नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक दशा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। और प्रारंभिक परीक्षा में इसी से संबंधित कॉन्सेप्ट हो, चाहे फैक्ट आधारित हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आप बना लेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। चाहे बीपीएससी का, चाहे पीएससी का हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कितना अगर आप समझे होंगे तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और मेंस में भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसे लिखेंगे। बहुत लोग मुख्य परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता का समाज पूछता है तो बस इतना लिख के कहानी ख़त्म, उसका क्या विशेषताएं थे वो नहीं लिखता, क्योंकि आपको 2 नंबर इस पे ये लिखिएगा। अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आप इतना लिखेंगे तो 25 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, तो उससे काम नहीं चलने वाला है जब तक कि आप 60% नहीं जाएंगे। कहने का मतलब आपको 5 नंबर लाने के लिए आपको इसको निचोड़, इसका विश्लेषण जिसको करते हैं, आप इसी से निकालेंगे कि वो कैसा था, उसका रूप कैसा था। तो यही रूप है, ये तो तथ्य है किसी समाज का तथ्य, जैसे परिवार होता है, वन व्यवस्था होता है, शिक्षा होता है, महिलाओं की स्थिति होती है, ये सब उसका तथ्य है। तो लोग तथ्य को लिखते हैं, विशेषताएं को या उसका प्रकृति को नहीं लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब अगले पाठ के रूप में आपको सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था, उसके बाद उसका धर्म, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, और सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषताएं क्या था, और सिंधु घाटी सभ्यता का कला, इतने तथ्य हैं। अगर इतना आप पढ़ने का जो पाठ्यक्रम है वो है, अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण रूप से आप पढ़ लिए ये माना जाएगा। और कोई भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और किसी प्रकार का अगर आपका सुझाव होगा तो मैसेज के माध्यम से ज़रूर देंगे, तो आपका सुझाव का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।